नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए इस मंच के माध्यम से आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख रचनाकारों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आज हम जिस रचनाकार को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह रचनाकार भक्ति काल के प्रमुख रचनाकारों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए दिखाई पड़ते हैं तथा रीति काल में भी इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। वे रचनाकार केशवदास हैं। तो आइए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से केशवदास पे बातचीत करते हैं तथा उनके साहित्यिक जीवन की जो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, उन पर बातचीत करते हैं। केशवदास का जो समय है, वो 1555 से लेकर 1617 ईस्वी तक माना जाता है। यानी 1555 में इनका जन्म हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हो गई थी। इनके आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह हैं। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। इंद्रजीत सिंह के ये आश्रय में थे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त आदि विद्वान इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। ध्यान रखिएगा, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं तथा गणपति चंद्रगुप्त हैं, ये सभी विद्वान हिंदी में रीतिकाल के प्रवर्तक के तौर पर इन्हें स्वीकारते हैं। वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को कहीं न कहीं रीतिकाल के प्रवर्तक के तौर पर माना है और ये माना है कि हिंदी में रीतिकाल की शुरुआत चिंतामणि से दिखाई पड़ती है। इनके द्वारा जो कुछ रचित ग्रंथ हैं, वो उन्हें देख लेते हैं। जैसे रसिक प्रिया 1591 में इसकी रचना हुई थी। ये रीति ग्रंथ है, उसमें रस का वर्णन किया गया है। रस के में श्रृंगार वर्णन इसमें दिखाई पड़ता है। दूसरी जो रचना है वो रामचंद्रिका, जो 1601 में कहीं न कहीं इसे सृजित किया था। ये प्रबंध प्रबंध काव्य है और इसमें राम के जीवन का वर्णन किया गया है, यानी राम के जीवन पर ये आधारित ग्रंथ है। वहीं कवि प्रिया तीसरी जो ग्रंथ है वो 1601 में इसका सृजन किया गया था। ये भी रीति ग्रंथ है और इसमें अलंकारों का वर्णन दिखाई पड़ता है। जो चौथा ग्रंथ है वो है रत्न बावनी और ये 1607 में इसका कहीं न कहीं प्रकाशन हुआ, यानी 1607 में इसकी रचना की गई। ये भी प्रबंध काव्य है और इसकी डिंगल शैली है, यानी डिंगल शैली में इसकी कहीं न कहीं सृजन किया गया। डिंगल शैली के विषय में ये आप जानते होंगे कि जब अपभ्रंश में ब्रज भाषा का कहीं न कहीं सम्मिश्रण कर दिया जाता है तो वो डिंगल शैली बन जाती है। इस ग्रंथ में राजनीतिक विचारों का कहीं न कहीं समावेश दिखाई पड़ता है, इसलिए ये राजनीतिक ग्रंथ है। वहीं अगली रचना है वो है वीर सिंह देवचरित। वीर सिंह देवचरित एक चरित प्रधान रचना है और इसका सृजन 1607 ईस्वी में किया गया था। ये प्रबंध काव्य है, यानी वीर सिंह के जीवन पर आधारित ये रचना है। वहीं अगली जो रचना है वो विज्ञान गीता। इसकी जो रचना हुई थी वो 1601 में हुई थी। ये भी प्रबंध काव्य है और ये प्रबोध चंद्रोदय का कहीं न कहीं अनुवाद कहा जाता है, यानी प्रबोध चंद्रोदय जो रचना है उसका अनुवाद माना जाता है। इनकी अगली जो रचना है वो है जहांगीर जस चंद्रिका, यानी इसका सृजन 1621 में किया गया था। ये भी प्रबंध काव्य है और ये जहांगीर के दरबार का वर्णन इसमें मिलता है, यानी इसमें जहांगीर के दरबार का वर्णन किया गया है। वहीं अगली रचना है नक्सिक। नक्सिक ये रीति ग्रंथ है, इसमें राधा के अंगों का वर्णन मिलता है। वहीं पे अगली जो अंतिम इनकी रचना है वो छंदमाल है, वो रीति ग्रंथ ये भी है और इसमें छंदों का वर्णन देखने को मिलता है। अब हम केशवदास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से। अब हम केशवदास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। पहला बिंदु है, रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को अलंकारवादी कवि माना है, यानी अलंकारवादी इन्हें कवि मानते हैं। केशव ने अलंकार का वर्णन करते हुए लिखा है कि अलंकारवादी इस आधार पर मानते हैं क्योंकि केशव ने खुद ही लिखा है कि भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित। भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित, और इसमें कहीं ना कहीं वो अलंकार को प्रशय देते हैं, अलंकार की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। तो इसी आधार पर शुक्ल जी ने इन्हें अलंकारवादी रचनाकार घोषित किया है। वहीं रामचंद्रिका, इनकी जो रचना है वो ब्रज में लिखी गई है, जो मानस की स्पर्धा में
ये रचना की गई थी और ऐसा विद्वानों का मानना है। ये रचना बताई जाती है कि तुलसीदास द्वारा इन्हें प्रकृत कवि कहने पर ये रचना इन्होंने की थी और ये रचना मानस यानी तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसकी प्रतिस्पर्धा में इसकी कहीं न कहीं रचना हुई है। केशवदास को कहा जाता है, केशवदास को कुछ विद्वानों ने कहा है, जैसे कोर्ट का कवि विजयपाल सिंह ने इन्हें माना है। वहीं केशवदास को उद्गम के केशवदास कहने वाले हैं नाभादास जी। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला बिंदु है रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि जो रामचंद्रिका है वो छंदों का अजायब घर है। रामचंद्रिका को छंदों की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि इसे अजायब घर किसने कहा और ये प्रयोगशाला भी कही जाती है। इसी तरीके से भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, ये केशवदास की पंक्ति है कि भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसी प्रकार से अगली पंक्ति है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी होनी चाहिए। ये कौन कहता है? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इन्हें कवि हृदय नहीं मिला था और उसमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होना चाहिए, यानी किसमें? केशवदास में। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था तथा ये निम्कार संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इनकी एक और पंक्ति जो ऊपर हम सब देखे, भाषा बोली न जानई जिनके कुल के दास, ये भी केशवदास की पंक्ति है। इस प्रकार से हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से केशवदास पर एक-एक करके बातचीत किए और ये देखा कि एक परीक्षक दृष्टि से कौन से ऐसी बिंदु हैं जो दिखाई पड़ते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको केशवदास के विषय में जो भी परीक्षा की दृष्टि से संबंधित बिंदु हैं वो उपयोगी साबित होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे आज हम विदा लेते हैं। पुनः एक नए क्लास में एक नए रचनाकार को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।